जरा सोचिए, 20-20 मंजिल की इमारतों जितने बड़े बड़े जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इन पर लदा क्या है? सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया। जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, सुबह की चाय, यहां तक कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके पार्ट्स, सब कुछ इन्हीं जहाजों पर तो आता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के कुल व्यापार का 95% हिस्सा, जी हां, वॉल्यूम के हिसाब से पूरा 95% वो हवा या जमीन से नहीं बल्कि समुंदर के रास्ते होता है। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो चलिए इसे एक अलग नजरिए से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है वो एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है। तो फिर भारत के 13 मेजर पोर्ट्स क्या हुए? वो उस हाईवे के मेगा चेक पोस्ट हैं जहां से हमारी पूरी इकोनॉमी सांस लेती है। और आज हम इसी हाईवे पर एक सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हाईवे के पश्चिमी हिस्से से। ये है हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन, जहां कुदरत की कारीगरी देखने को मिलती है। हमारा पहला स्टॉप है गुजरात का कांडला पोर्ट, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। अब इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये एक नेचुरल टाइडल पोर्ट है। पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या सच में कुदरत एक 20 मंजिला जहाज के लिए एक पार्किंग असिस्टेंट का काम कर सकती है? यही तो है ज्योग्राफी का असली कमाल। देखिए, कांडला जो है वो कच्छ की खाड़ी में है। अब होता क्या है कि जब हाई टाइड आता है तो समंदर का पानी एक जोरदार लहर के साथ तेजी से किनारे की तरफ आता है। यहाँ के इंजीनियर्स ने इसी नेचुरल पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया है। वो बस सही समय का, हाई टाइड का इंतजार करते हैं और लहरें खुद ही उन भीमकाय जहाजों को किनारे तक धकेल कर ले आती हैं। सोचिए, कुदरत की फ्री एनर्जी से करोड़ों का फ्यूल और कितनी मेहनत बच जाती है। अच्छा, अब कांडला से थोड़ा नीचे महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं और यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। यहाँ है मुंबई पोर्ट, एक हिस्टोरिक पोर्ट। लेकिन 1960 के दशक में ट्रेड में एक ऐसी क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं कंटेनराइजेशन। मतलब सामान को अब बोरियों या पेटियों में नहीं बल्कि उन बड़े बड़े स्टील के डिब्बों में ले जाया जाने लगा। और इस एक बदलाव ने मुंबई जैसे पुराने पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या थी? मुंबई पोर्ट शहर के एकदम बीच में था। उसके जो पुराने डॉक्स थे वो बोरियों और ड्रमों के लिए बने थे, ना कि इन विशाल कंटेनर्स के लिए। इन कंटेनर्स को रखने के लिए तो हजारों एकड़ के यार्ड्स चाहिए और शहर में तो जगह ही नहीं थी। तो सोल्यूशन क्या निकला? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुराने भीड़-भाड़ वाले शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए बाहर से एक नया बाईपास बना दिया जाता है, ठीक वैसे ही मुंबई के पास एक नया आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT। ये पूरी तरह से मॉडर्न है और इसे सिर्फ और सिर्फ कंटेनर शिप्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। वेस्ट कोस्ट पर अगर हम और नीचे की तरफ जाएं तो एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल पैटर्न नजर आता है। यहाँ के पोर्ट्स ने तूफानों से बचने का एक बड़ा ही अनोखा, एक नेचुरल तरीका ढूंढ निकाला है। ये एक तरह से जियोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जैसे कि ये गोवा का मोरमुगाओ, कर्नाटक का न्यू मैंगलोर और केरल का कोचीन। ये तीनों पोर्ट्स सीधे खुले समंदर पर नहीं हैं। ये बसे हैं नदियों के मुहाने पर या झीलों पर। अब देखिए, खुले समंदर की लहरें तो बहुत खतरनाक होती हैं, जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए तो इंसानों को कंक्रीट की मीलों लंबी दीवारें बनानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ ये नदियाँ और झीलें जहाज़ों को तूफानों से एक नेचुरल शील्ड देती हैं। ये बिना किसी कंक्रीट के कुदरत की बनाई हुई एक सेफ डॉक है। तो ये तो हुई वेस्ट कोस्ट की बात। अब चलते हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ और यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है इंजीनियरिंग की जीत की। चलिए तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार पोर्ट यानी तूतीकोरिन पोर्ट को देखते हैं। यहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि समंदर काफी उथला है, जो लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इससे निपटने के लिए ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट बना जिसने डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी अपनाई। अब ये सुनने में थोड़ा किसी वीडियो गेम जैसा लगता है ना? पर ये असल में उस पूरे पोर्ट का एक 3D वर्चुअल मॉडल है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो कंप्यूटर पर ही सिमुलेशन चलाकर देख लेते हैं कि अगर कोई तूफान आया या एक साथ कई जहाज आ गए तो क्या होगा, और इस तरह वो बिना किसी असली नुकसान के बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ निकालते हैं। तूतीकोरिन से थोड़ा और ऊपर चलें तो आता है चेन्नई पोर्ट, जो भारत के सबसे पुराने पोर्ट्स में से एक है।
लेकिन जैसा मुंबई के साथ हुआ वही कहानी यहाँ भी दोहराई गई। चेन्नई के कंजेशन को कम करने के लिए पास में ही एक और पोर्ट बनाया गया, कामराजार पोर्ट। पर ये पोर्ट बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि जहां बाकी के 12 मेजर पोर्ट्स सरकारी पोर्ट ट्रस्ट मॉडल पर चलते हैं, जहां फैसले लेने में ब्यूरोक्रेटिक देरी होती है, वहीं कामराजार भारत का इकलौता कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट है। इसे एक कंपनी की तरह चलाया जाता है जिसका मकसद है तेजी से फैसले लेना और प्रॉफिट कमाना। ईस्ट कोस्ट पर हमारा अगला पड़ाव है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट यानी विजैग। अब हम सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी साइक्लोन के लिए कुख्यात है, लेकिन इसके बावजूद विजैग भारत के सबसे सेफ पोर्ट्स में से एक है। सवाल ये है कि कैसे? जवाब है कुदरत की दी हुई एक बहुत बड़ी छतरी। विशाख पोर्ट के ठीक सामने समंदर में एक बहुत बड़ी पहाड़ी निकली हुई है जिसकी शेप बिल्कुल एक डॉल्फिन की नाक जैसी है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज कहते हैं। तो जब भी बंगाल की खाड़ी से कोई खतरनाक तूफान उठता है, उसकी लहरें पोर्ट तक पहुंचने से पहले ही इस डॉल्फिन नोज से टकराकर शांत हो जाती हैं। ये पहाड़ी एक नेचुरल दीवार का काम करती है जो विशाख को कुदरत के कहर से बचाती है। अब हम एक ऐसी जगह पर आते हैं जिसकी ज्योग्राफी सच में हैरान कर देने वाली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी अपना कोलकाता पोर्ट। ये भारत का इकलौता मेजर रिवराइन पोर्ट है। मतलब ये पोर्ट समुंदर के किनारे है ही नहीं, ये हुगली नदी पर बना है, और वो भी समुंदर से 232 किलोमीटर अंदर की तरफ। लेकिन एक नदी के अंदर इतने बड़े जहाज़ों को लाना ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद बहा कर लाती है जिसे सिल्ट कहते हैं, और कैलकाटा पोर्ट इसी सिल्ट के जमा होने की प्रॉब्लम से लगातार जूझता है। इसीलिए वहां 24/7 ड्रेजिंग चलती रहती है। बड़ी बड़ी मशीनें लगातार नदी की तली से उस मिट्टी को बाहर निकालती रहती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जहाज़ों के आने जाने के लिए गहराई बनी रहे। ये पूर्वी भारत और हमारे पड़ोसी देशों नेपाल और भूटान के लिए एक लाइफलाइन है, और इसे चालू रखना कुदरत के खिलाफ इंसान के कभी न खत्म होने वाली लड़ाई जैसा है। चलिए अब चलते हैं हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसी जगह जो सिर्फ माल ढुलाई के बारे में नहीं है बल्कि उससे कई बढ़कर है। बात हो रही है पोर्ट ब्लेयर की, जिसे 2010 में 13वां मेजर पोर्ट बनाया गया। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर कार्गो वॉल्यूम की बात करें तो ये कांडला या जेएनपीटी के सामने कहीं नहीं टिकता। तो फिर इसे मेजर पोर्ट का दर्जा दिया ही क्यों गया? देखिए, ज्योग्राफी में किसी जगह की अहमियत सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि वहां से कितना माल गुजर रहा है। पोर्ट ब्लेयर के लोकेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये स्ट्रेटेजिकली मलक्का स्ट्रेट के बहुत करीब है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर ट्रेड गुजरता है। तो पोर्ट ब्लेयर उस ग्लोबल ट्रेड रूट पर एक वॉच टावर का काम करता है, और इसीलिए इसे मेजर पोर्ट घोषित करना हमारी स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत जरूरी कदम था। तो भारत के इन पोर्ट्स का ये जो पूरा सफर हमने किया, ये हमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताता है। ये दिखाता है कि कैसे ज्योग्राफी डेस्टिनी को शेप देती है। ये असल में दो अलग अलग तटों की कहानी है। इसे ऐसे समझिए, वेस्ट कोस्ट पर कुदरत ने हमें गहरे और सेफ हार्बर दिए, तो वहां हमारा मेन चैलेंज क्या था? पुराने पोर्ट्स का कंजेशन कम करना। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट कोस्ट पर उथला समुंदर, साइक्लोन, सिल्ट जैसी नेचुरल चुनौतियां थीं, तो वहां सोल्यूशन निकला हेवी इंजीनियरिंग से। तो एक तरफ हमने कुदरत के तोहफों का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ कुदरत की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता निकाला। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड और बढ़ेगा, भारत का भविष्य किस पर ज्यादा टिका होगा? कुदरत के सदियों पुराने तोहफों पर या फिर इंसान के अगले बड़े इनोवेशन पर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।